बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक नया एपिसोड पाक यूथ पल्स का, और आप जानते हैं कि हर एपिसोड एक नए मेहमान के साथ हमारी गुफ्तगू होती है, डिस्कशंस होती हैं, नई नई बातें सुनने को मिलती हैं, और मकसद ये होता है कि इन बातों से हमारा ऑडियंस, यूथ, यंग ऑडियंस कोई सबक ले, इंस्पायर हो, और हमारी पूरी कोशिश है कि इस तरह के प्रोग्राम सिखाएं। आज हमारे मेहमान जो हैं वो एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, और उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद इनिशियली किसी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में काम किया, और उसके बाद फिर बहुत जल्द उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो मैं अपने लिए करूं, अपनी मर्ज़ी से करूं, और जितना इनपुट दूं उतना आउटपुट मिले मुझे। और ये एक बड़ा डिसीजन था, एक बड़ी बात थी उनके लिए जो उन्होंने की। तो हम बात करते हैं महमूद बक्कार से। महमूद, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर शो। हिस्टोरिकली हम ये करते हैं कि पहले मेहमान से उनका एक तारुफ हम चाहते हैं कि जो ऑडियंस हमारे देखने वाले हैं उनको कुछ मिल जाए, और फिर देन वील डिस्कस थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। तो आप अपना तारुफ करें। Sir, my name is Mahmood Vakar. I started off as a civil engineer. I did my bachelor's from NED University. उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स ज़ैबे से कंटिन्यू किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में. Then I started off working with a public sector organization. तो वहाँ पे भी उनके जितने कंस्ट्रक्शन वर्क थे और सिविल रिलेटेड वर्क से कंस्ट्रक्शन जितनी हो रही थी, एक्सपेंशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द रेनोवेशन वर्क, वो सब मैं मॉनिटर कर रहा था. आई वर्क देयर फॉर टू एंड हाफ ईयर्स. उसके बाद फिर मैं अब इसके साथ साथ आफ्टर ग्रेजुएटिंग मैं अपना काम भी कर रहा था, जिसमें मैं कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर रिलेटेड वर्क्स साथ साथ एग्जीक्यूट कर रहा था जॉब के साथ साथ ही. लेकिन फर्दर जिस तरह प्रोजेक्ट्स हम एग्जीक्यूट कर रहे थे, वी हैड अ टीम, तो हम इंटीरियर के और ऑफिस रिलेटेड ऑफिस एंड रेजिडेंशियल वर्क्स भी हम कर रहे थे साथ साथ. तो उसमें हमने रियलाइज़ किया कि फुल टाइम एफर्ट और फुल टाइम इनपुट रिक्वायर्ड है. दो काम एक साथ नहीं हो सकते, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वर्क ऑब्वियसली आई वाज वर्किंग, तो वो जॉब में भी आपको टाइम और एफर्ट और इनपुट प्रोवाइड करना होता है, साथ साथ आपको अपने काम में भी एक एफर्ट और टाइम और इनपुट प्रोवाइड करना होता है. सो देन आई रियलाइज्ड, आई डिस्कस विद माई फ्रेंड्स, विद माई फैमिली. इट वॉज अ हार्ड डिसीजन एंड वी हैव टू टेक अ स्टेप एट सम पॉइंट इन लाइफ when we realize के अपना काम करना है, और अपना काम करना इतना आसान नहीं है, being considering the circumstances जो आजकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है मुल्क की. महमूद, आजकल के इन हालात में जब आज के बच्चे निकलते हैं बाहर, ग्रेजुएट होते हैं और डिग्रियां लेते हैं, तो पहली कोशिश होती है कि नौकरी मिल जाए, और फिर टॉप प्रायोरिटी ये होती है कि गवर्नमेंट में मिल जाए. तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी मिल गई है, गवर्नमेंट में मिली, और आपके उस स्किल में मिली जहां आप काम कर सकते थे. लेकिन फिर अचानक ये थॉट कि नहीं, कुछ अपना करना है, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन है. इट्स नॉट इजी. आपकी अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, आप अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करते हैं. ये डिसीजंस लेना उस वक्त दे आर नॉट ईजी. तो हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आपकी इस बात से मैं उन बच्चों को, उन यूथ को बताना चाहता हूँ कि लाइफ में ऐसे डिसीजंस जो डिफ़िकल्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट पेज यू ऑफ. यू हैव टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स, क्योंकि जब हम इस तरह का स्टेप ले रहे होते हैं लाइफ में, तो उसके फाइनेंशियल स्टेप्स के अलावा जो दूसरे आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के जो स्टेप्स होते हैं, आपको उनको भी मॉनिटर करना पड़ता है. First, I discuss it with my family and my friends के when you are taking a risk in life, you have to take a calculated risk. आपको रिस्क लेने से पहले सारे फैक्टर्स और सारे प्रोज एंड कॉन्स एनालाइज करने पड़ते हैं, और आपको एक रिस्क उस तरह लेना पड़ता है कि आप, फॉर एग्जांपल, इफ़ द बिजनेस और द वर्क व्हाट यू आर गोइंग टू स्टार्ट, इट वोंट पे यू ऑफ वेल स्टार्टिंग में, क्योंकि आप स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं तो रेवेन्यू उसका और उसके जो आउटपुट आपको एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको इतनी जल्दी नहीं मिलता. सो आपको एक रिस्क असेसमेंट करनी पड़ती है, जिसमें आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जिसमें आप सारे फैक्टर्स मॉनिटर करते हैं. फाइनेंशियल स्टेटस आपको देखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें किस तरह हैं. सो आई हैड दिस प्लान बिफोर हैंड, क्योंकि मैं साथ साथ काम कर रहा था, तो कैश फ्लोज और पेमेंट्स ही सारी क्लाइंट्स की मॉनिटर कर रहा था.
तो उससे मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि हमें एक सेविंग अपनी पहले रखनी पड़ती है टू टेक दैट कैलकुलेटेड रिस्क। व्हेन आई लेफ्ट द जॉब आई हैड प्लान दिस बिफोर अ ईयर कि मैं 1 साल से सेविंग अपनी रख रहा था साथ साथ। उसके बाद जब वो इस पॉइंट पे आप पहुंचते हैं कि आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि अब आपको ये बिज़नेस जितनी आप सैलरी आप अर्न कर रहे हैं उतना या उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है, देन इज़ द पॉइंट राइट टाइम टू टेक दैट स्टेप टू स्टार्ट ऑफ द बिज़नेस एंड लीव द जॉब। अच्छा, ये आपने तो अब पब्लिक सेक्टर को भी देख लिया, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो कोई ऐसा मेजर डिफरेंस जो आप बताना चाहें कि क्या फ़र्क है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का, मतलब व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस? व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो प्रोटोकॉल्स बड़े डिफरेंट हैं, जिस तरह अप्रोचेस आप एग्जीक्यूशन को लेके चलते हैं प्रोजेक्ट्स की। और अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, पब्लिक सेक्टर में देयर इज़ अ हायरार्की दैट वी हैव टू फॉलो, अप्रूवल्स और सारे जो उसके बाय लॉज हैं उनको फॉलो करके हम चल रहे होते हैं। कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा हैं उसमें, दैट्स व्हाट आई फील। मेरे ख्याल से पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स को सामने रखते हुए और डिफरेंट अप्रूवल प्रोसेसेस जो हैं वो इतने डिफ़िकल्ट हैं कि चीज़ें अपने टाइम पे होती नहीं, ना इनिशिएट होती है ना ख़त्म होती हैं। टाइम डिलेज भी आते हैं, कॉस्ट ओवररन्स भी आते हैं, और जिस वजह से आप प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो टाइम, कॉस्ट और आपका बजट पे डिपेंड कर रहा होता है। प्राइवेट सेक्टर में कम से कम इंडिपेंडेंस तो है ना, ये प्राइवेट के, हाँ, डिसीजन मेकिंग की और मेकिंग की भी, एंड सेकेंडली इट इज़ स्केलेबल। जितनी आप एफर्ट करेंगे उतना आपका बिजनेस स्केलेबल है। पब्लिक सेक्टर में आप काम करते हैं उसमें एक लिमिटेड स्केल है जहाँ तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं। दिस इज़ द वन थिंग दैट मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट ऑफ माई वर्क। क्लाइंट हंट कैसे होती है? क्लाइंट हंटिंग हमारी एक पूरी मार्केटिंग टीम है जो टू एंड फ्रो मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू एंड फेसबुक एड्स के थ्रू हम क्लाइंट्स को हंट करते हैं, जिससे क्लाइंट हंटिंग होती है। फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, एल्गोरिथम के थ्रू वो हमारी लीड्स जनरेशन होती है। लीड जनरेशन के बाद एक टीम है जो उनकी मीटिंग्स कंडक्ट करती है, लीड्स शॉर्टलिस्ट होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स के बाद क्लाइंट विजिट्स होते हैं, साइट विजिट्स होते हैं, ऑफिस विजिट्स होते हैं, एंड वी टेक द रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइंट एंड देन वी एग्जीक्यूट इट एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। क्लाइंट्स किस तरह के हैं आपके? मतलब डिफिकल्ट क्लाइंट्स भी होते होंगे और मेरे ख्याल से आसान भी होते होंगे। डेफिनेटली हर तरह के क्लाइंट मिलते हैं, हर तरह के क्लाइंट को केटर करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम द क्लाइंट केटरिंग, आपको उनकी एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और उसकी कंप्लीट प्रोजेक्ट क्लोजिंग भी करनी है विद इन टाइम, बजट एंड द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, किस तरह के काम आप ज़्यादा कर रहे हैं? मतलब एक कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं, रेनोवेशन है, क्या? फर्स्ट आई स्टार्टेड ऑफ विद कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कर रहे थे रेजिडेंशियल बंगलोज़ की। उसके बाद फिर हमने थोड़ा अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया, जिसके बाद अब हम इंटीरियर रिलेटेड वर्क्स में ज़्यादा हैं, जिसमें हम कंप्लीट इंटीरियर डिज़ाइनिंग ऑफ ऑफिस एंड ऑफिसेज, रेजिडेंशियल एंड डिफरेंट स्मॉल ऑफिसेज, ये क्लोथिंग ब्रांड्स के आउटलेट शॉप्स हैं, उनके सब कुछ हम कंप्लीट टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइनिंग, एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग। अच्छा, किस नाम से आपकी कंपनी है? हमारी कंपनी इजी वे इंटीरियर्स के नाम से है। Easy Way Interiors. We provide the solution the easy way. So that's why it's Easy Way Interiors. मेरा मकसद पूछने का ये भी था कि आप यंग हैं, स्मार्ट हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक नई फील्ड में हैं, तो शायद मेरे इस प्लेटफॉर्म से आपको कोई सपोर्ट मिले, कोई हेल्प मिले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कंपनी के किए हुए काम, कुछ रिसेंट वर्क्स अगर बता सकते हैं तो थोड़ा सा बताएं। Definitely I'll share the pictures with you as well. जी हाँ, वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम रखते हैं फिर उसमें बैक एंड पे वो चल रही होती हैं जब आप बात करते हैं। डेफिनेटली हमने मोस्टली प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल बंगलोज़ के किए हैं। डिफेंस में हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हमने किए हैं। एक दो कॉफ़ी शॉप्स, और जिस तरह का आजकल ट्रेंड चल रहा है तो कॉफ़ी शॉप इंटीरियर्स, कंप्लीट ऑफिस इंटीरियर्स, क्लोथिंग ब्रांड इंटीरियर्स, वो सब भी हमने एग्जीक्यूट किए हैं, जिसमें कंप्लीट ट्रेंड की बेसिस पे उनको हमने डिज़ाइनिंग, एग्जीक्यूशन और विद ऑल द एग्जीक्यूशन वर्क कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंड ओवर किए हैं हमने। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। काम में चैलेंजेस हैं कोई? काम में बहुत चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी चैलेंजेस इस काम में तो ये हैं कि आपकी मटेरियल कॉस्ट रोज़ डिफरेंट वेरिएट कर रही है। सो हम जब कॉस्टिंग दे रहे होते हैं तो हम कॉस्टिंग में बहुत केयरफुल होते हैं, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट की वजह से ही प्रोजेक्ट कॉस्ट डेविएट होती है। अगर टाइम की वजह से वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा है बीच में, तो वो सब इम्पैक्ट उसका कॉस्ट पे होता है।
and definitely we cater the client and we educate the client of all the characteristics. देखिए आपने क्लाइंट ने आपको कोई ऑर्डर प्लेस किया, आपको काम दिया, अवार्ड किया और आपने उसे कॉस्ट एस्टिमेट दिया। अब बहुत सारी अनफोर्सीन चीज़ें आ जाती हैं और उस वक्त जाके गवर्नमेंट सेक्टर में तो खैर वो आप रह चुके हैं, आपको पता है उनको कैसे डील किया जाता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट सेक्टर एंड व्हेन इट कम्स टू योर ओन बिजनेस एंड इनिशिएटिव, उसमें फिर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप कैसे करें और गो अबाउट इट। तो क्लाइंट को उस वक्त समझाना, उसे ब्रीफ करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता होगा जब चीज़ों की कीमत बढ़ जाए या डिलेज इस वजह से हो कि क्लाइंट आपका चीज़ों के बारे में बार बार रीस्कोप कर रहा है चीज़ों को। डेफिनेटली हम कॉन्ट्रैक्ट में इसी तरह चीज़ें क्लाइंट से टू एंड फ्रो मीटिंग करके कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह डेवलप करते हैं कि उसमें मार्जिन होता है कि इफ़ देयर आर स्कोप चेंजेस तो हम क्या चीज़ें किस तरह मॉनिटर करेंगे, एंड इफ़ देयर आर मेजर चेंजेस इन द स्कोप तो हम कॉस्टिंग को रिवाइज कर रहे होते हैं। कॉस्टिंग रिवाइज होती है तो हम क्लाइंट को पहले एजुकेट करते हैं कि आपका बजट इतना है फॉर एग्जांपल, तो उस बजट में इतनी डेविएशन आएगी इस स्कोप चेंजेस के साथ। If the client agrees, then we go for the execution. If the client says कि भाई मेरा बजट कंस्ट्रेंट्स है, मैं इतना बजट में नहीं जा सकता, तो हम उसको विद इन द बजट रख के उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं विच इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। अच्छा महमूद, ये बताइए कि आप अपने जैसे बच्चे, यंगस्टर्स, नौजवान जिसे हम कहें, जो इस वक्त स्ट्रगलिंग पीरियड सबके लिए है, क्या ऐसा मैसेज देंगे जो आपने सीखा और आप चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा मैसेज दें और कोई ऐसी एडवाइस दे सकें जो उनके लिए कारामद हो, उनके फ़ायदे के लिए हो? यूथ के लिए और यंग जितने बच्चे अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं या ग्रेजुएशन के प्रोसेस में हैं, उन सब के लिए मेरा यही मैसेज है कि डू वॉट एवर यू लव टू डू। काम वो करें जिससे आपको मोहब्बत हो, जिस काम को आप पैशनेटली कर सकें, एंड इफ़ यू आर विलिंग टू टेक अ स्टेप, टेक रिस्क, क्योंकि यही टाइम है आप रिस्क लेके अपने सारे चीज़ों को एवेल्यूएट करके रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लें, काम ऐसे ही सीखेंगे, डर के चीज़ें छोड़ के या जो भी आपके वो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एवेल्यूएट करके एक रिस्क, और अगर आपको स्टेप लेना है तो स्टेप लें और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एफर्ट करें। दैट इज़ हार्ड वर्किंग। वी नीड नॉट टू गिव अप। बेसिकली अगर आपकी इसी बात से मैं भी एक अपनी बात कह ही दूँ कि ये जो पॉडकास्ट का मेरा सेशन है, ये स्टार्ट हुआ रिसेंटली। कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों की कहानियाँ सुनी, वो अच्छी लगी मुझे, बच्चों को फीचर किया, उसमें ले आया, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को हाईलाइट किया, एम्पलीफाई किया, लोगों को दिखाया, और बच्चे आए उनको किया। और जब मैंने ये किया तो मुझे तब पता चला कि ये काम तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये काम वो है जो मैं कर सकता हूँ। और जैसे आपने कहा कि जब आपको काम में मज़ा आए, वो काम जो आप दिल से करना चाहें, तो आप थकते नहीं। मैं भी नहीं थकता, डेफिनेट, और मैं बड़े शौक से करता हूँ और बड़े दिल से करता हूँ। और आई लुक फॉरवर्ड फॉर माई रिकॉर्डिंग्स कि अब अगली रिकॉर्डिंग मेरी कब है, मेरा गेस्ट कौन है। ये बड़ा मैटर करता है कि जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं आप वो काम करें। डेफिनेटली सारा आपके मोटिवेशन लेवल ही उस पर डिपेंडेंट है कि आप कितना अपने काम से प्यार करते हैं। जितना अपने काम से प्यार करेंगे आपका उतना ही मोटिवेशन लेवल होगा और उतना ही आप हार्ड वर्किंग होंगे। यू विल नेवर बी अफ्रेड ऑफ वर्किंग 24/7, क्योंकि आपको पता आपका अपना काम है। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आप जैसे बच्चों के लिए। अल्लाह सबको कामयाब करे अपने अपने एंडेवर्स में। और हमारी पाकिस्तान की यूथ जो इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात से दो चार है, उन सब के लिए दुआएं कि अल्लाह करे उनके मुस्तकबिल में, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी प्लेसमेंट्स, उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह अगर हुआ तो किसी और एपिसोड में मज़ीद इससे आगे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।